अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारा क्वेश्चन है वो एयर पोल्यूशन को हम डिस्कस कर रहे थे। एमएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी में 2014 में आया है और ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट और रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है वो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। इसकी जो समरी है ना इस क्वेश्चन की वो ये है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है ना हमारी एटमॉस्फेयर में, वो एक विंडो प्रोवाइड करती है जो कि हमारी सन से रेडिएशंस आ रही हैं ना वो उसमें से पास होती हैं। पास ऑन होके वो जब अर्थ से री रेडिएट होती हैं यानी अर्थ के साथ आके टकराती हैं और फिर दोबारा री रेडिएट होती हैं ना, तो जाके ये जो CO2 की लेयर होती है इसमें जाके ट्रैप हो जाती हैं। वो रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ हीट होती हैं, तो हीट क्या हो जाती है उसमें ट्रैप हो जाती है। जब हीट ट्रैप हो जाती है उसमें तो ओवरऑल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। जो ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता है ना हमारा, वो हमारी जो ग्लोब है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या कर देता है, गर्म कर देता है। उससे हमारी क्या प्रोड्यूस होती है, ग्लोबल वार्मिंग। और वही जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो एक इफ़ेक्ट जनरेट करती है जिसे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का नाम देते हैं। ये ओवरऑल इस जो क्वेश्चन है ना इसकी है समरी। अब आगे हम पढ़ते हैं। द राइज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू द ट्रैप ऑफ हीट एनर्जी बाय कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब जो हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है ड्यू टू ट्रैप ऑफ हीट एनर्जी, जो मैंने आपको बताई इन द फॉर्म री रेडिएट होती है अर्थ से और कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर एक बनी होती है एटमॉस्फेयर में, उसमें क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, जिससे हमारा ओवरऑल टेम्परेचर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर का बढ़ जाता है, ठीक है। इससे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है जो कि एमिट हो रही होती हैं, री रेडिएट हो रही होती हैं अर्थ से, और हैंस द टेम्परेचर ऑफ आर एटमॉस्फेयर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब जितना हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, जितनी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी उतना हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड present in the atmosphere. We know that carbon dioxide act as a glass of greenhouse. It trap IR रेडिएशन यानी इंफ्रारेड रेडिएशन को ये क्या करता है, ट्रैप करता है, जो कि एमिट हो रही होती हैं एटमॉस जो कि एमिट हो रही होती हैं कहाँ से, अर्थ से, ठीक है। अब जितनी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार अमाउंट ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर में, उतनी हमारी वार्मिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, उतना हमारा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। जितनी हमारी देखो हमारा जो ग्लोब है, ठीक है, जो ग्लोब है वो गर्म होगा, वो वार्म होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस होगी और उससे जो इफ़ेक्ट जनरेट होगा वो उसे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कह देंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मिकदार, कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने ग्रीन हाउस गैसेस का जिक्र किया है। ग्रीन हाउस गैसेस में जो मेन इम्पोर्टेंट थी वो मीथेन थी या N2 नाइट्रस ऑक्साइड था, और थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, कंबस्शन आप कर रहे हैं, ठीक है, कोल को जला रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ से मेजर अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में जाती है तो एज ग्लास यूज़ होती है, एज ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्रिएट करती है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है, क्योंकि वो रेडिएशंस को अपने अंदर से पास ऑन नहीं होने देती, बल्कि क्या कर लेती है, उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देती है, और उससे क्या प्रोड्यूस होती है, ग्लोबल वार्मिंग, और उससे जो इफेक्ट जनरेट होता है जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, जो रीजंस हैं ग्लोबल वार्मिंग के, द मेन रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग
इज़ इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, और अदर ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये कहाँ से जनरेट हो रही है? मैंने आपको बताया है कि आप कोल को जला रहे हैं या कोई भी कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड हैं, जैसे पेट्रोल है, डीज़ल है, फर्नेस ऑयल है, जिसमें कार्बन कंटेनिंग है ना, जो फॉसल फ्यूल को आप जला रहे हैं ना, या लैंड को क्लीन कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लैंड को क्लीन करने का मकसद ये है कि आपने दरख्त काट दिए। जब दरख्त काट दिए तो फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार क्या हो गई? ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि दरख्त क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार क्या होती है? ज़्यादा होती है। कहते हैं ना कि यार, गर्मी जहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है वहाँ पे आप दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट का फिनोमेना, उसको ओवरकम करने के लिए हम ट्रीज़ लगा सकते हैं। ट्रीज़ क्या करेंगे? उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब एग्रीकल्चर है, अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि क्या कर रही हैं? हमारे प्रोड्यूस कर रही हैं, जो कि प्राइमरी अफेक्ट हैं, प्राइमरी सोर्स हैं ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करने का। ये 50 साल, आलमोस्ट 50 सालों में ये सारा काम, ये नुकसान हुआ है। अब ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन मैं 3-4 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, उससे हमारी जो ट्रैप हो रही है हीट एटमॉस्फेयर में, वो ज़्यादा हो रही है। उससे हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर का बढ़ रहा है, जिसे हम इनहेंस ग्रीन हाउस गैसेस आर कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, जैसे में ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को की ज़िम्मेदार हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट काज़कारी होती हैं, जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो सी हैं वो एटमॉस्फेयर में होती हैं, और ये क्या करती हैं? रेडिएशंस एब्जॉर्ब करती हैं, जो कि री रेडिएट हो रही होती हैं हाथ से। कितनी है ग्रीन हाउस गैसेस? पहले 2 पे वीडियो बना चुका हूँ। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ओजोन। अच्छा, मेजर हमारा जो बीच में क्वेश्चन था, उसने पूछा है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एज ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पहले भी रोल बता चुका हूँ कि क्या है। मेजर रोल है ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करने में। आगे मज़ीद हम इसके सोर्सेज तो मैंने आपको पहले बता दी। अब देखो आगे एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल सोर्सेज। अबाउट 50 to 60 is the anthropogenic effect attributed to दिस गैस। यानी कि 50 to 60% जो हमारी एटमॉस्फेयर में गैस पाई जाती है ना, वो हमारी ह्यूमन्स की एक्टिविटी की वजह से ही पाई जाती है, यानी एंथ्रोपोजेनिक है। ठीक है, नेचुरली नहीं है, बल्कि हमारी ही की हुई जो चीज़ें हैं ना, उनकी वजह से ये क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। अब इसके सोर्सेज देख लेते हैं। सोर्सेज फॉसल फ्यूल की बर्निंग से, फर्नेस में जो हम जला रहे होते हैं कोल वगैरह, कोक, फ्यूल, पेट्रोल, डीज़ल, फर्नेस ऑयल वगैरह जो हम जला रहे होते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। जो इंसान सांस ले रहा है, ब्रीथिंग से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। इसके बाद जी एनिमल की ब्रीथिंग से प्रोड्यूस हो रही है। अब सिंक्स हैं। सिंक का मतलब होता है कहाँ पे ये यूज़ हो रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे यूज़ हो जाती है? अबाउट हाफ ऑफ द एमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड बाय प्लांट एंड एब्जॉर्ब बाय वो ओशन इन वाटर। यानी समुद्रों के पानी में क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है, और आपके जो प्लांट हैं उसमें क्या हो जाती है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। और सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, वो आपकी प्लांट में भी हो जाती है, और क्या होती है? और प्लांट में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और बाकी जो मोस्टली होती है वो क्या रहती है? एटमॉस्फेयर में स्टिल रहती है। और वो ही एज ग्रीन हाउस इफेक्ट
और ग्लोबल वार्मिंग काज करने का क्या बनती है, सबब बनती है। अब इसकी कंसंट्रेशन जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है 350 टू 700 ppm तक फ्राम 1990 टू 2000। 1990 से लेकर 2010 तक इसकी जो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई है वो 350 से लेकर 700 ppm तक इंक्रीज़ हुई है। अब जो इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब बाय रेडिएशन in the range of 14 to 16 माइक्रोमीटर इट एवरेज लाइफ टाइम जो इसका है ना, यानी इस टाइम के बाद ये क्या होगी, ख़त्म होगी। तो ये 500 ईयर्स है इसका एवरेज लाइफ टाइम, बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम है। एज वी नो डैट कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ अर्थ, दस टेम्परेचर ऑफ आवर क्लाइमेट जो होगा, जो हमारा टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर होगा वो इंक्रीज़ होगा। और वो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होगी, और ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम प्लांटेशन करें और कम से कम फॉसल फ्यूल की यानी कि बर्निंग कम से कम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम किधर जाएं। और ये ज़्यादातर फॉसल फ्यूल जनरेट होते हैं एनर्जी, यानी कि उनको बर्न कर रहे होते हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो एनर्जी क्या भाई, बिजली बनाने के लिए पावर प्लांट्स में या बॉयलर्स में जहाँ पे कोल को जला रहे होते हैं, ठीक है, किलन्स में। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह कर सकते हैं, जो हम एनर्जी बना रहे हैं ना, जो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वो हम सोलर पे अगर चले जाएं ना, सोलर प्लेट्स लगवा लें, तो सन की जो हीट आ रही है उसी को यूज़ करें। क्या करें, उसी को यूज़ करें हम एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है वो कम हो सकती है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में सारी एक ही वीडियो में सारा कवर कर दूंगा, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को। ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक ही इसका आंसर था। मेजर जो चीज़ें बीच में आती थी वो सारी मैंने डिस्कस कर दी हैं। थैंक यू।